प्लीज छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। आप मुझे इस नाकर्दा गुनाह की सजा कैसे दे सकते हैं? मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं। प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। रोती सिसकती रहा अपने नाजुक कलाई उसकी सख्त गिरफ्त से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर वो खूनख्वार नजरों से उसे देखता मजीद उस पर झुकता चला गया। उसकी सांसों में शामिल स्याह धुएं की बू अब इरहा की सांसों में पिघलने लगी थी। एक पल को तो लड़की का सांस रुक ही गया, जब वो इंतहाई गंभीर और सर्द लहजे में कहने लगा, क्यों, किस लिए रहम करूं तुम पर, चालबाज औरत? इसलिए रहम करूं कि आज पूरे खानदान के सामने तुमने मेरी इस कदर इंसल्ट करवाई। ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पूरे खानदान की इज्जत को मिलिया मेट करके रख दिया तुम्हारे घर वालों ने। और तुम चाहती हो कि मैं तुम पर रहम करूं? नो, नेवर। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे समेत जियान सिकंदर को बेतहाशा शर्मिंदा किया है, और आज रात मैं तुमसे एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा, समझी तुम? मासूम से इरहा की आंखों से आंसू टूट कर बह रहे थे। काजल बहने की वजह से उसका चेहरा पहले ही खराब हो चुका था। उसकी आंखों से बहते आंसू देख जान सिकंदर के चेहरे पर एक कमीन की बड़ी मुस्कुराहट उठी। ओ प्लीज, ये रोना धोना ना बंद करो। जैसे ही मेकअप की परतें उतरी तो ये ना हो कि तुम्हारा सांवला भद्दा सा रंग निकल कर सामने आ जाए और मुझे तुम पर मजीद गुस्सा आ जाए। उसकी कलाई पकड़कर बैठा हुआ था, तभी उसने इरहा की ठोड़ी को एक झटके से छोड़ा और इसकी कलाई को इस कदर जोर से दबोच किया कि उसके हाथ में मौजूद कांच की चूड़ियां टूटकर बिस्तर पर गिर गई। डर के मारे इरहा की आंखों से मजीद आंसू बहने लगे। वो रह रहकर दिल में अपनी उस बहन को कोस रही थी जिसकी वजह से आज वो इस बेरहम शख्स के बिस्तर पर उसकी बीवी बनकर बैठी हुई थी। न जाने रात के अगले पहर उसके साथ क्या होने वाला था। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसके यूं डांटने पर उसने फौरन से अपने आंसू रोके। उसकी सबसे बड़ी खामी ही उसका सांवला रंग था। जब उसके अपने घर वालों ने उसकी सांवली रंगत को दिल से नहीं अपनाया था तो ये शख्स भला कैसे उसे बीवी के रूप में कबूल कर सकता था? हमेशा उसे अपनी जिंदगी में डिग्रेड ही किया गया था। उसने तो ये सोचा था कि कभी कोई भी शख्स उसे कबूल नहीं करेगा, लेकिन जियान सिकंदर जैसा हैंडसम और अट्रैक्टिव लड़का उसका शौहर बन जाएगा, ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसे यूं सोचों में गुम देखकर वो उससे दूर हटा और कहने लगा, उठो भी अब बिस्तर से, मुझे तुम्हारी वजूद से घिन आ रही है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे खानदान वालों ने पूरी प्लानिंग के तहत मुझसे तुम्हारा निकाह करवाया है। मैंने कुछ नहीं सोचा था। सोचा था ईद का दिन अपनी बीवी के साथ यादगार बनाऊंगा, लेकिन नहीं, दिखाई कोई और, शादी किसी और से करवाती। मेरे दिल में जज्बात तुम्हारी कजन के लिए थे, तुम्हारे लिए नहीं। जानती हूँ, इस बिस्तर पर, इस पूरे कमरे में मैं जब डेकोरेशन करवाई थी, ये सेज सजाई थी, तो उसे ही सोचकर करवाई थी कि वो मेरी बीवी बनकर इस कमरे में आएगी और आज की रात मैं उसके साथ यादगार लम्हात गुजारूंगा। लेकिन मेरे नसीब में आई भी तो तुम। तुम्हारा खानदान तो मुझे यही कारोबार करने लगता है कि शक्ल किसी और की दिखाकर तुम जैसी बदसूरत को जबरदस्ती रुखसत कर दिया जाता है। मालदार लड़का देखा नहीं कि ड्रामे करना शुरू कर दिए। रज़ियान के अल्फाज मजीद सुनना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो खामोशी के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसा नहीं था कि वो ज्यादती बर्दाश्त करने वालों में से थी, लेकिन रुखसत होने से पहले उसे अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ याद आ रहे थे, जिन्होंने रोते हुए अपनी बेटी से कहा था कि इस खानदान की एक लड़की को हमारी इज्जत का जनाजा तो निकाल चुकी है, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी मत होने देना। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। ससुराल में रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि तुम हमारा सर झुकने नहीं दोगी। वो आंसू साफ करती बिस्तर से उठी। भारी भरकम लहंगा उठाया वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो बेसाख्ता जान की नजर उसके घूंघट की पिछली जानिब पड़ी। ये लहंगा जो उसने पहन रखा था शायद उसके नाप का नहीं था। जिस लड़की के साथ जान का निकाह होना था वो दुबली पतली सी थी और उसका फिगर जान के लिए बिल्कुल आइडियल था, लेकिन ये बड़े बड़े जिस्म वाली और ये लहंगा उस पर काफी फंसा हुआ था। बैक से गला भी काफी डीप था। उसके पीछे से नजर आते वजूद को देखकर जान सिकंदर के दिल को कुछ हो, जो भी था, उसका सांवला हुस्न भी इस वक्त क़यामत डा रहा था। बड़ी बड़ी गहरी सुरमई आंखें, फिर लंबे बाल जो बल खाते उसकी कमर तक फैले हुए थे, जिनकी एक लट उसने आगे की तरफ गिरा रखी थी। मेकअप में वो बेतहाशा हसीन लग रही थी, बिल्कुल आसमान से उतरी किसी परी की तरह।
لیکن ضیان سکندر کے دل و دماغ پر اس وقت صرف اور صرف غصہ طاری تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس کمرے میں واپس آئے تو صوفے پر بیٹھے ایک بار پھر وہ سگریٹ سے اپنے لبوں کو سلگاتے ضیان سکندر کی طرف کی نظر پڑی۔ ایک دم سے اسے دھچکا سا لگا۔ اسے تو لگا تھا کہ میک اپ اتارنے کے بعد وہ لڑکی مزید سانولی اور کالی نظر آئے گی، لیکن وہ پہلے سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ اس کا حسن مزید نکھر کر سامنے آیا تھا۔ شاید وہ واش روم میں رو کر آئی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ جو بھی تھا اس کی بیوی تو تھی نا۔ ضیان سکندر کے جذبات بڑی شدت سے ابھرنے لگے۔ وہ اٹھا اور اس کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے قریب آتا دیکھ ارہا کے وجود میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ ہچکچاتے اس کی طرف دیکھنے لگی، جب ضیان اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا، ویسے تم اتنی بھی گئی گزری نہیں ہو، کم از کم آج کی رات میں تمہارے ساتھ ایک اچھا وقت تو گزار ہی سکتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ پھر اتنا تو بنتا ہے، اور پھر تم سے بدلہ بھی تو لینا ہے۔ کل تمہارا پورا خاندان جب یہاں ولیمے پر تم سے ملنے آئے گا تو تمہاری ایسی حالت تو کر کے رکھنی چاہیے کہ انہیں بھی پتہ چلے کہ میں نے تم پر اپنی وہ شدتیں لوٹائی ہیں کہ میں نے تمہیں ہلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارہا گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، میرے ساتھ پلیز کوئی ظلم مت کریں، یہ شادی زبردستی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ کی مرضی شامل نہیں ویسے میری بھی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی بہنوئی کی نظر سے دیکھا تھا۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ چاہیں تو بے شک دوسری شادی کر لیں، میں ساری زندگی اس گھر کے کسی کونے میں گزار دوں گی، لیکن دیکھیں میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی سختی نہ کیجیے گا۔ ضیان سکندر بہک رہا تھا، اس کی آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا اور کہنے لگا، مجھے دوسری شادی کرنی پڑی تو مجھے تم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ارہا کو کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اب تو جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی شدتوں سے اسے بے حال کرنا شروع کر دے۔ کمرے میں بیچنے سے پہلے طیبہ بیگم نے بڑے ہی غصے سے اپنے بھاری بھرکم سونے کے زیورات اتار کر باکس میں بٹکے تھے اور بیٹے کو صاف الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ ان کے خاندان والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اسے ابھی کے ابھی طلاق دے کر نہ یہاں سے رفع دفع کرو، ہماری بلا سے جہاں مرضی جائے۔ ارے دکھائی اتنی خوبصورت لڑکی اور شادی کر دی اس کلموہی سے جسے پورا خاندان منہ تک نہیں لگانے والا۔ مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی سازش ضرور رچیں گے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ناک رکھنے کے لیے اس لڑکی کو رخصت کروا کے لے کر تو آئے تھے، لیکن اب ہم اسے مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ ابھی کے ابھی دھکے مار کر نکالو اسے اس گھر سے، ضیان ابھی کے ابھی دھکے مار کر نکالو۔ ضیان سکندر بھی غصے سے پاگل ہو رہا تھا، لیکن کمرے میں آتے اس کا سراپا دیکھنے کے بعد وہ جیسے اپنا آپ ہی بھول چکا تھا۔ ماں نے کیا کہا تھا کہ باپ نے کیا پٹیاں پڑھائی تھی، وہ یہ سارا کچھ تو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ آخر کو اس کی بیوی تھی اور اس وقت وہ ایک مرد تھا۔ جذبات سے لبریز اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر اس نے بہت کچھ سوچ کر تیاریاں کر رکھی تھی۔ اس سے آگے کا رومانٹک سین واٹس ایپ چینل پر ملے گا آپ کو۔ کمرے میں آتے اس پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ سسکی بلکتی ارہا بار بار مزاحمت کر رہی تھی، کہنے لگی کہ پلیز جان، میں نے اپنی سہیلیوں سے سن رکھا ہے کہ بہت درد برداشت کرنا پڑتا ہے، پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرے، میری بہن کی سزا آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن جان کو اس پر ایک پل بھی رحم نہیں آیا۔ وہ اس پر اپنی تمام شدتیں لٹانے کے بعد اس سے الگ ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اس پر الگ ہو کر بستر کی چادر کو دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ بستر کی چادر اپنا رنگ تبدیل کر چکی تھی اور ارہا بستر پر بے عزت پڑی ہوئی تھی۔ اس معصوم سی لڑکی کو ایک نہ کردہ گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ واہ واہ، سرخ جوڑا تو ایسے پہنا محترمہ نے جیسے یہ رنگ اس پر بڑا جچ رہا۔ دیکھو تو اس کالی کلموہی کا رنگ اس سرخ رنگ میں مزید ہی ڈارک دکھنے لگ گئی ہے۔ مہمانوں کے سامنے جائے گی تو وہ بیچارے تو ڈر ہی جائیں گے۔ جیسے ہی نہا کر وہ بالوں کو تولیے سے پوچھتی واش روم سے باہر نکلی تو ماہا کے الفاظ سن کر ارہا کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ اس کی تایا کی بیٹی تھی۔ اس کے کمرے میں موجود واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا، اس لیے کچن کے سارے کام نپٹانے کے بعد وہ معصوم سی لڑکی اس کے کمرے میں واش روم استعمال کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ لیکن سرخ رنگ میں ملبوس دیکھ کر ماہا نے تو اس کی انسلٹ ہی کر دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ ابھی بھی کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن ماہا نے اسے خاموش دیکھ کر ایک بار پھر سے اپنے لمبے گھنے بالوں کو جھٹک کر کندھے پر پھیلا اور کہنے لگی، اچھا ویسے بھی آج کا دور تم جیسی سگڑ لڑکیوں کو نہیں دیکھتا،
बल्कि मुझ जैसी हसीन और जमील बल्कि किसी मॉडल नुमा लड़कियों का ही दीवाना है। आईने में शक्ल देखी है तुमने? अच्छा है रिश्ते वालों के सामने इसके लिए किचन में ही रहना, वरना वो तुम्हें देखकर ही हमारे घर की मुलाजमत समझेंगे। वैसे तुम्हारी औकात हमारे घर में मुलाजमत से बढ़कर तो है नहीं। बचपन से लेकर अब तक तुम मेरे बाप के टुकड़ों पर ही तो पलती आई हो। ये तो हमारा एहसान है जो तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हें बोल चाल करने के काबिल बनाया, वरना तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी। माँ जिस कदर खूबसूरत थी, गुरूर तो उसका हर वक्त सातवें आसमान पर पहुंचा रहता था। वो इरा की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। फिर चुपचाप वो उसके कमरे से निकली तो 2 आंसू उसके गाल पर बहाए थे। हमेशा की तरह तायजाद के अल्फाज एक बार फिर से उसके दिल को दुखा गए थे। तभी किचन से निकलती जरीना बेगम ने जब उसे यूं रोते देखा तो फौरन माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगी, ओ बीबी, किस लिए रोना धोना मचा रखा है? क्या कब्र में गल सर कर पड़ा हुआ बाप याद आ गया तुम्हें? कितनी दफा कहा है दोनों माँ बेटियां हर वक्त नहूसत फैलाने के लिए रोना धोना मत शुरू कर दिया करो। आज मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे घराने से रिश्ता आ रहा है, लेकिन तुम दोनों माँ बेटियां तो बस रोना धोना मचाकर नहूसत ही फैलाती रहती हो। मैं बता रही हूँ, ये तीसरा रिश्ता है। इससे पहले जो ये 2 रिश्ते आ चुके हैं तुम्हारी इस मनहूस बेटी की वजह से, वो दोनों रिश्ते ही वापस चले गए। इस बार बेहतर है कि अपनी इस बेटी को किचन में घुसा कर रखना। रिश्ते वालों के सामने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरीना बेगम ने इस बार फौजिया की तरफ देखकर बातें सुनाई थी, जो सुबह से बेचारी किचन में गन चक्कर बनी हुई थी। इस घर में उसका इतना ही हक था जितना जरीना बेगम का था, लेकिन उनके तो ठाट पाठ ही अलग थे। शायद इसलिए कि उनका शौहर कमा कर लाता था और ये दोनों माँ बेटियां पिछले 10 साल से इनके रहमो करम पर जी रही थी, क्योंकि 10 साल पहले फौजिया को शौहर सराज साहब का इंतकाल हो गया था। तब से एक दोनों माँ बेटियों के सर पर छत तो थी, लेकिन साहिबा कोई नहीं रहा था। जरीना बेगम दोनों माँ बेटी को नीचा दिखाने के लिए बोल चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये सोचकर हैरान भी होती थी कि मेरी इतनी सजी सवरी मोमी गुड़िया जैसी बेटी को देखने के बावजूद पहले आने वाले दोनों रिश्तों ने आखिर इस इराह पर क्या देखकर इसे पसंद कर लिया था। रंगत तो उसकी सांवली है, नैन नक्श भी बस ठीक ही है, लेकिन फिर भी जो भी रिश्ते वाले आए थे, माँ तो उनके सामने जाकर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गई थी। आने वाली औरतें बड़े ही आर्टिफिशियल अंदाज में बात कर रही थी, लेकिन उन मेहमानों को चाय खाना वगैरह इराह ने ही सर्व किया था। दोनों खवातीन ने दोनों ही बार बहू के रूप में इराह को पसंद किया, तो जरीना बेगम को अंदर ही अंदर आग लग गई। वो अपनी बेटी की शादी अच्छे से अच्छे घराने में करवाना चाहती थी, ना कि वो इराह को किसी अच्छे से ऊंचे खानदान में दे सकती थी। कुछ देर बाद रिश्ते वाले आ चुके थे। फौजिया बेगम खुद जरीना बेगम के साथ मिलकर उनकी आव भगत में लग चुकी थी, लेकिन इराह को किचन से निकलने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। सारा खाना उसने बड़ी मेहनत के साथ बनाया था, लेकिन उसका सारा क्रेडिट माँ खुद लेकर गई थी कि सारा खाना मेरे रेडी किया। एक फीकी सी मुस्कान के साथ वो ये भी सह चुकी थी। जब उसने दरवाजे की ओर से झांक कर बाहर लाउंज की तरफ देखा तो एक पल को देखती रह गई। सामने सोफे पर वो खूबसूरत से वजीहा शख्सियत रखने वाला लड़का बैठा था, जिसका नाम उसके घर वालों ने बार बार ज़यान खान कहकर ले रहे थे। वाकई वो अपने नाम की तरह इंतहाई दिलकश, नीली गहरी आंखों वाला, बालों के जेल के साथ सेट किए, उस वक्त सफेद कुर्ता ट्राउजर में मलबूस इंतहाई हसीन लग रहा था। दिल ही दिल में वो ये दुआ करने लगी कि माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं ना, महापी की और इनकी जोड़ी एकदम कमाल लगेगी। ऐसे खूबसूरत शहजादे तो महापी के लिए ही आ सकते हैं, क्योंकि वो है इतनी सी। मुझे सी काली खलोटी परम काली के लिए तो ये सब कुछ एक ख्वाब ही है। वो एक ठंडी सांस खारिज करके रह गई, लेकिन उसे क्या खबर थी कि वक्त कबूलियत का था। बहुत जल्द उसकी किस्मत एक अलग ही रंग में उसके सामने आने वाली थी। रिश्ते वालों ने फौरन ही माँ को पसंद कर लिया और अपने हाथ में पहनी रखी सोने की अंगूठी उतार कर लड़की की माँ ने फौरन माँ के हाथ में पहना दी। कहने लगी कि हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे, हमें आपकी बेटी पहली नजर में पसंद आ चुकी है, हमारे जान के साथ यही अच्छी लगेगी। यूं जरीना बेगम की खुशी की कोई इंतहा न रही। फौजिया बेगम भी मुस्कुराकर माँ को दुआएं देने लगी, क्योंकि उन्होंने कभी माँ और रहा दोनों में से किसी पर कोई फर्क ही नहीं किया था। वो माँ को बिल्कुल अपनी औलाद जैसे ही मोहब्बत करती थी। त्योहारों के जाने के बाद एक बार फिर दोनों माँ बेटियां खुशी खुशी कमरे में जाकर बैठ चुकी थी। मेहमानों की तरफ से लाए गए कीमती तोहफे और मिठाइयाँ खाने में मशगूल थे। जरीना बेगम का तो बस नहीं चल रहा था
कि अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर उसे झूले झुलाने शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि ज़ियान सिकंदर बेतहाशा अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। वही दोनों माँ बेटियाँ किचन का सामान समेटने में लगी हुई थी। मुस्कुराते हुए राह बर्तन धोने लगी कि अम्मी, माशाल्लाह से मेरा महा आपी का नसीब कितना अच्छा है ना। इतने ऊंची और शरीफ खानदान से उनके लिए रिश्ता आया है। वो तो अपनी ससुराल में राज करेंगी। तायाजान और ताईजान ने जहाँ भी इनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्हें सर आंखों पे बिठा रख कर रखा। ससुराल में जाकर भी वो ऐशो इशरत से जिंदगी जिएंगी। वो बहुत मुस्कुरा कर कह रही थी जब फौजिया ने अपने हाथ पोंछकर उसके दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ के कहने लगी कि बेटा, तू फिक्र क्यों करती है? तेरा नसीब भी देखना बिल्कुल इरहा तेरे नाम जैसा ही होगा। तेरी शादी भी ऐसे ही घराने में कराऊंगी मैं, जहां हर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, और तू मेरी बच्ची राज करेगी, राज। अपनी माँ की थपकी सुनकर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभर गई और फिर गायब हुई। फौजिया बेगम ने उसे यूं उदास देखा तो कहने लगी, रहा ये क्या बात हुई? माँ की बात पर तो पूरी हंस खेल रही थी, लेकिन जब खुद को दुआ देने की बारी आई तो ऐसी ठंडी सांसें क्यों खारिज कर रही हो? वो बर्तन धोते हुए कहने लगी कि अम्मी, महापी की सर पर बाप का साया है। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, तभी उनके लिए अच्छे घराने के रिश्ते आते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो यतीम हूँ। ताई तो कहती है कि मेरी शादी वो किसी राह चलती मजदूर से कर देंगी, लेकिन किसी अच्छे घराने में मेरा रिश्ता नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में ऐसा कोई शहजादा है, क्योंकि शहजादों को तो गोरी चिट्टी खूबसूरत चेहरे वाली लड़कियां ही पसंद आती है। मुझे सी काले कलूटी वाला किसी को क्या ही पसंद आएगी? उसके ये अल्फाज सुनकर फौजिया बेगम ने फौरन से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर उसके माथे पर वो बोसा दे चुकी थी। कहने लगी, क्यों खुद को सब कमतर समझती है? किसने कहा तुम बदसूरत हो, बुरी लगती हो? मेरी शहजादी, तुम बहुत प्यारी हो। जब प्यार होती है तो हर कोई तुमसे नजरें नहीं हटा पाता। सांवली रंगत का होना कोई गुनाह नहीं। देख लेना, तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारी खूबियों समेत अपनाएगा, तुम्हें कभी भी तुम्हारी रंगत का ताना नहीं देगा। उसका दिल बहलाती उसे वहां से आराम करने के लिए भेज चुकी थी। साथ ही मेहमानों से बचाकर थोड़ा सा खाना उन्होंने अलग से प्लेट में डालकर फ्रिज में रख दिया था। वो जानती थी कि अगर जरीना बेगम देख लेती तो ये भी छीन लेती, लेकिन सुबह से उनकी बेटी किचन में काम कर रही थी, इतना तो उसका हक बनता था। क्या आज सूखी रोटी और बासी सालन की बजाय ताज़ा बना अपने हाथ का खाना ही खा ले? जो ही वो कमरे में इरहा को खाना देने आई तो वो खाना देखकर खुश हो गई। कहने लगी, वाह अम्मी, खाना बच गया था क्या? ताई अम्मी तो कह रही थी कि सारा खाना इस्तेमाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। चले आए, मिलकर दोनों खाते हैं। लेकिन फौजिया बेगम फौरन कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी ताई अम्मा के साथ ही बैठकर खा लिया था, ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम खा लो। ये अलग बात थी कि किचन में दिन की बची हुई रोटी और बासी दाल के साथ खा चुकी थी। अपनी बेटी के सर पर प्यार करती हुई वो दोबारा से किचन में चली गई। खाना खाने से फारिग होने के बाद वो बेड पर सीधी लेट चुकी थी। बार बार उसकी आंखों के सामने जान सिकंदर का चेहरा घूम रहा था। वाकई वो बहुत खूबसूरत था। उसे बार बार माँ की किस्मत पर रश्क भी महसूस हो रहा था, लेकिन कहा खैर थी कि यही शख्स आगे चलकर उसके नसीब में ही लिखा जाने वाला था। अगले रोज ही खुशी से माँ कमरे से बाहर निकली, बताने लगी कि मेरी होने वाली सास की कॉल आई थी। कह रही है कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती है और साथ ज़यान भी होगा। हो माय गॉड! वो खुशी से जरीना बेगम को बता रही थी और वो कहने लगी कि जाओ, अब वहाँ अपने कोई छोटे छोटे कपड़े पहनकर ना जाना, बल्कि कमीज ट्राउजर पहन कर जाना। वो फौरन माथे पर बल डालकर कहने लगी कि ओ मॉम प्लीज, मैं कोई बहन जी टाइप लड़की बनकर नहीं जाऊंगी। मैं अपने टॉप और जीन्स पहनकर ही जाऊंगी। वैसे भी ज़यान मुझे कोई दकियानुसी सोच रखने वाला बर्थ नहीं लगता है। यूँ कुछ देर बाद वो टॉप और जीन्स में स्टेप कटिंग में खुले हुए बालों को कंधे पर डालकर मेकअप के साथ बाहर निकली थी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन लग रही थी। गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी तो जैसे ही ताइबा बेगम की नजर माँ पर पड़ी उसे देखती रह गई। सरीना बेगम तो थोड़ी हिचकिचा रही थी कि कहीं बुरा ही ना मना जाए, लेकिन तैयबा तो फौरन अपनी होने वाली बहू को सीने से लगाकर कहने लगी कि अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। मेरे बेटे के लिए तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। यूँ कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद वो उसे वहां से ले गई थी। सारा दिन उनका शॉपिंग में गुजरा तो ज़यान के साथ उसने बातचीत की थी और अच्छी खासी लाखों की शॉपिंग करके शाम को वो घर लौटी थी। महंगे तरीन ब्रांड्स के कपड़े और ज्वेलरी को वो दिखा रही थी।
सेन में झाड़ू लगाने के बाद इरहा भी वहां आ गई और बड़े इश्तियाक से वो कपड़े और ज्वेलरी को देख रही थी। ज्वेलरी वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही उसने ज्वेलरी बॉक्स उठाया, ज्वेलरी को हाथ लगाना चाहा तो जरीना बेगम ने फौरन से उसे बॉक्स छीन लिया। कहने लगी, क्या है हाय लड़की, क्या कह रही हो तू? क्या मेरी बच्ची की चीजों को नजर लगा रही हो? ऐसी तरसी निगाहों से देख रही है जैसे मेरी बेटी के नसीब को नजर लगा देगी। हट जा यहाँ से, जाकर अपना काम कर। तुम दोनों माँ बेटियां तो वैसे ही तरसी निगाहों से मेरी बच्ची के सामान को देख रही हो कि उसको नजर ही ना लगा दो। अल्फाज सुनकर फौजिया बेगम फौरन से कहने लगी, अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जैसे मुझे मेरी बच्ची अजीज है वैसे ही मुझे माँ भी अजीज है, और हमारे दिल तो हमेशा उसके लिए दुआ ही निकलती है। बस हम तो खड़े होकर शॉपिंग देख रहे थे। लेकिन जरीना ने उन्हें अच्छी खासी सुना दी थी कि हाँ बस ठीक है, देख लिया ना, अब निकलो यहाँ से। ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर मेरी बच्ची के नसीब को नजर मत लगाओ। दोनों माँ बेटियां नहुसत मारियां कहेगी। सारा सामान दोनों माँ बेटियां समेट कर किचन में ले गई थी और फौजिया बेगम सर झुकाकर खड़ी थी। लेकिन इरहा से अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो पैर पटकती अपनी माँ के पीछे किचन में ही गई थी। कहने लगी कि मामा, कब तक बातें सुनती रहेंगे हम लोग यहाँ पर इन लोगों की? क्या हम इनकी जरखरीद गुलाम है क्या? जब इनका दिल चाहता है हमें बातें सुनाकर चले जाते हैं। और ताया जान, वो खुद दुबई में बैठे हैं। एक बार भी उन्होंने कभी कॉल करके हमसे हमारी हालत के बारे में नहीं पूछा कि उनकी बेटी और बीवी हमारे साथ कैसा सलूक करती है। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपकी वजह से। मैं अब तक चुप थी लेकिन अब मैं मजीद चुप नहीं रहूंगी। वो गुस्से से फट पड़ी थी लेकिन फौजिया बेगम ने उसे चुप करवाने लगी थी। कहने लगी कि नहीं, तुम कोई बात नहीं करोगी, चुप रहो। तो अगर तुमने ऐसे वैसे कुछ भी किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। चलो शाबाश, जाकर सो जाओ, कल तुमने वैसे भी कॉलेज भी जाना है। इरहा को अलग कमरा नहीं दिया गया था, बल्कि जिस कमरे में माहा होती थी वहां एक जानिब सिंगल बेड पर वो सोया करती थी। आधी आधी रात तक माहा जिस तरह जागी रहती, अपने दोस्तों से बातें करती। कितनी ही मर्तबा तो नेहा ने खुद उसे लड़कों से बातचीत करते हुए सुना था। उसे लगा था कि शायद अब उसकी मंगनी होगी और जल्दी शादी भी होने वाली है, इसलिए माहा सुधर जाएगी। उस रात वो जरा देर से घर में आई थी क्योंकि घर में जाने को उसका दिल ही नहीं चाहता था। कितनी देर बाहर बैठकर अपने बाबा की तस्वीर को सीने से लगाए और फरियाद करके रोती रही। उनके साथ गुजरा हुआ बचपन, गुजरा हुआ वक्त उसे रह रहकर याद आ रहा था। और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि बस जो भी हो जाए, जल्द अज जल्द अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अपने पैरों पर खड़ी होगी और फिर अपनी माँ के साथ अच्छा कर देगी, जहाँ पर कोई भी उनके हुक्म चलाने वाला नहीं होगा। वो कमरे में आकर जब लेटी तो नजर माँ के बिस्तर की तरफ गई कि माँ वहां मौजूद ही नहीं थी। तभी से माँ की वॉशरूम से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। माँ यही समझ रही थी कि शायद आज रात इरहा कमरे में नहीं आएगी। अरे बस भी करो यार, और कितना दिखाऊं? तुम भी ना हद करते हो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करती। रही बात उस जान सिकंदर की, तो उसके साथ तो मैं सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हूँ। जैसे ही मेरा उससे मतलब पूरा होगा, मैंने आना तुम्हारे पास ही है स्वीट हार्ट। इरहा उठकर वॉशरूम के दरवाजे तक आ चुकी थी। इरहा ने अपने कान दरवाजे से लगा दिए थे, लेकिन खुशकिस्मती ही थी कि वॉशरूम का दरवाजा इत्तफाक से खुला हुआ था। इरहा ने जैसे ही धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने बाथटब पानी और गुलाब की पत्तियों से भरा हुआ था। और इरहा अपनी नजरों के सामने माँ के सफेद दूधिया वजूद को देख रही थी। वो इस वक्त हर पर्दे से आजाद बाथटब में बैठी थी। अपने हाथ में मोबाइल था जिस पर वो वीडियो कॉल चल रही थी। वो वीडियो कॉल पर नजर आने वाला वो चेहरा किसी लड़के का था। बड़े ही बेबाक अंदाज में वो पोज बनाकर उस लड़के से बातें कर रही थी। उस लड़के को देखते ही रहा अच्छे से पहचान चुकी थी। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई थी। कैसी बेशर्म थी ये लड़की, सोचकर ही इरहा को जैसे अब घिन आने लगी थी। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए? मैंने बोला था ना मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। शादी होने वाली है मेरी, किसी और की होने वाली हूँ यार मैं। फिर किस लिए बार बार मुझे तंग कर रहे हो? इस वक्त उसने स्याह रंग का अबाया पहन रखा था, सिर को नकाब लगाकर ढक रखा था। दोनों इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे। वो काफी जल्दी में दिखाई दे रही थी, लेकिन सामने बैठा वो शख्स आंखों में मासूमियत सजाए फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया। आसपास और लोग भी मौजूद थे।
सभी अपने आप में मगन थे, लेकिन सामने बैठी इस लड़की के वजूद में एक झटका, ये चोरी सी आई थी। फौरन अपना हाथ छुड़ाकर दबी दबी घुराहट के साथ कहने लगी, प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इतने सालों बाद तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए मोहब्बत और तड़प जाग गई है। तुमने आने में अब देर कर दी है। मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ, और इस महीने के आखिर में मेरी उसके साथ शादी भी है। सुना तुमने? लेकिन सामने बैठे उस शख्स की आंखों में आंसू आने लगे थे। कहने लगा कि माहा, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ही यूं मुझे धोखा दे सकती है। तुम्हारी खातिर ही मैं दूसरे मुल्क काम करने के लिए गया था। जानती हो, पूरे 2 साल लगे हैं मुझे वहां पर धक्के खाते, भूखे पेट रहा, मेहनत मजदूरी की, और तब जाकर कहीं तुर्की में मुझे अच्छी जॉब मिली। मैं महीनों का लाखों कमाने लगा। जैसे ही मेरे हालात स्टेबल हुए, मैंने फौरन से अपना घर ठीक करवाया, अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताया, और अब जब मैं खुद को स्टेबल करके इसलिए पाकिस्तान आया कि तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो तुम मुझे ये खबर सुना रही हो? ये क्या बात हुई? सामने बैठे उस शख्स की आंखों में आंसू थे। माहा एक पल को खामोश हो चुकी थी। वैसे तो उस शख्स से बिल्कुल भी कोई गर्ज नहीं थी, ना ही इसके दिल में उसके आंसू का असर हो रहा था, और ना ही किसी और चीज का। लेकिन जैसे ही उसके कानों में ये आवाज गूंजी कि वो लाखों कमा रहा है और तुर्की में भी जाना है, तो वो फौरन से टटक कर उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तुर्की में सेटल हो गए हो क्या? वो एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ चुका था, और माहा ने इस बार अपना हाथ छुड़वाया नहीं था। कहने लगा कि हाँ, बिल्कुल सेटल हो गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कहती थी ना कि तुम्हें एक अमीर शख्स से शादी करनी है, जो महीनों का लाखों कमाता हो, तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करे, तुम्हें ब्रांडेड चीजें दिलाकर दे, और तुम्हें बाहर दूसरे ममालिक में घुमाने फिराने भी लेकर जाए। देखो, तुम्हारी खातिर मैं इतना कामयाब हो गया, और ये देखो, मैं स्पेशल तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया। माहा तो टकटकी बांधे उसके चेहरे की तरफ दिख रही थी। जब उसने अपनी पॉकेट से एक पैकेट निकाला, उसमें एक मखमली डिबिया थी। ये देखकर माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने एक खूबसूरत सी व्हाइट गोल्ड की रिंग निकाली थी, जिसमें छोटा सा हीरा जड़ा हुआ था। देखकर ही माँ की आंखें चमक उठी। वो तो वैसे ही पैसे और ऐसे महंगे तरीन गिफ्ट्स की दिलदादा थी। ना ही उसे जान से मोहब्बत थी, और ना ही सारे बॉयफ्रेंड जो उसकी जिंदगी में स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल तक आए थे। उसे तो गर्ज थी सिर्फ और सिर्फ पैसे और तोहफों से। जितने भी लड़कों से उसने माँ ने अब तक दोस्ती कर रखी थी, अपने हुस्न के बलबूते पर सिर्फ इसलिए कर रखी थी कि उसके खर्चे पूरे होते थे, उसे महंगे गिफ्ट्स मिलते रहे, और उसे खुद पर खर्च करने के लिए अपने बाप से पैसे भी नहीं मांगने पड़े। अपने हुस्न का इस्तेमाल उसने इस अंदाज में किया था कि हर लड़के को शादी का लारा लगा गया। लेकिन अगर कोई लड़का सीरियस होकर बार बार उसके पीछे पड़ भी जाता, तो ये कोई ना कोई डिमांड कर रखते थे। बिल्कुल इसी तरह उसकी कॉलेज की यूनिवर्सिटी लाइफ तक एक ये लड़का भी था, जिसका नाम जरियोन था, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। बार बार माँ से शादी की बात करता, लेकिन माँ उससे इनकार करती आई थी। उसके कहने पर उसने अपनी माँ की चोरी छुपे से अंगूठी भी बेचती थी, ताकि उसे एक महंगे मॉल से शॉपिंग करवा सके, उसे ब्रांडेड सूट दिला सके। लेकिन फिर भी माँ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक तुम्हारे पास लाखों रुपए नहीं आ जाते, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये बात समझो। और जब वो तुर्की गया, तब भी वो उससे मिलकर गया था और कहा था कि मेरा इंतजार जरूर करना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही तुर्की जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। लेकिन माहा जिस किस्म की हर दरम और बेहया किस्म की लड़की थी, अगले ही दिन भूल गई थी कि कोई जरियून नाम का लड़का भी उसकी जिंदगी में आया था। उसकी जिंदगी में लड़कों की कमी थी ही नहीं, एक नहीं तो 4 आ जाते थे। उसे तो बस पैसों से मतलब था। लेकिन अब जरियून के हाथ से पहनी हुई हीरे की अंगूठी देखकर उसके अंदर भी जैसे एक बगावत सी उमड़ लगी थी। फौरन आंखों में जिलमिलाते आंसू लाकर कहने लगी, जरीन, अगर मैं सच बताऊं तो इतने सालों में मैं तुम्हारी मोहब्बत कभी भूल ही नहीं पाई। मुझे यकीन था कि तुम वापस लाजमी लौटोगे, और तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई लड़की आई ही नहीं होगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप ने एक अमीर कबीर लड़के का रिश्ता देखकर मेरी वहां शादी तय कर दी है। और जानते तो हो कि तुम हम जैसी मशरकी लड़कियों को जहाँ पर माँ बाप रिश्ता तय कर देते हैं, फिर वहीं पर शादी करनी होती है। अब मुझे बताओ, इस बारे में मैं अब क्या कर सकती हूँ? जरीउन फौरन उदास चेहरा लिए कहने लगा कि नहीं,
तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे घर बात करूंगा, रिश्ता लेकर आऊंगा। तुम भी अपने माँ बाप को बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। ये सुनकर वो चुप हो चुकी थी। जिस तरह जरियन उसे बता रहा था, वो जरियान से ज्यादा उसे अमीर लग रहा था। कितनी ही देर जरियन के साथ बैठकर वो बातें करती रही। जब घर से जरीना बेगम ने उसे कॉल करके झिड़का था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, किसी भी वक्त तुम्हारी सास तैयबा बेगम घर आ सकती है, तुमसे मिलने के लिए या वैसे ही कोई बातचीत करने के लिए। अगर तुम गायब रही तो क्या जवाब दूंगी मैं उनको? वापिस आओ जल्दी से, फौरन। अपनी माँ को की झिड़की खाकर वो जरियन को उसी वक्त बाय कहती ही रेस्टोरेंट से निकल आई थी। लेकिन उसके दिमाग में अब सोचों का एक जाल फूंक चुका था। मैंने तुम्हें लाखों मर्तबा कहा है कि छोड़ दो उस मोबाइल को और कुछ अपनी शादी पर भी ध्यान दो। वो क्या कह गया था तुम्हें जिस दिन से बाहर अपनी सहेलियों से मिलकर आई हो? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। वैसे तो हर वक्त ज़ियान का नाम और तुम्हारी होने वाली सास की बातें तुम्हारे लबों से नहीं हटती, लेकिन अब एकदम से ये एक गैर दिलचस्पी दिखाने का मकसद क्या है? जरीना बेगम से भी उसकी हालत ढकी छुपी नहीं रही थी। शादी में 1 हफ्ता रह चुका था, लेकिन वो एकदम से दिलचस्पी दिखाना बंद कर चुकी थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और अपनी माँ के पास आकर कहने लगी कि आप लोगों को ज़यान और उसके घर वाले अजीज़ हैं या फिर आपकी बेटी? सरीना की तो जैसे जान बसती थी अपनी बेटी में। फौरन से उसे पुचकार कर प्यार करती कहने लगी, अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुमसे बढ़कर हमारी जिंदगी में कोई चीज़ हो भी सकती है क्या भला? ये कैसा सवाल हुआ? वो फौरन अपनी माँ की आंखों में देखकर कहने लगी कि आज रात पापा की फ्लाइट है, वो वापस आने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये शादी जान के साथ नहीं करनी तो? फिर जरीना बेगम का तो हाथ माथे से होता अपने सीने पर गया। कितनी ही देर तक तो शॉक्ड हुई और उसका चेहरा देखती रही। फिर कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? होश में हो तुम? तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी और तुम कह रही हो कि तुम्हें सयान से शादी ही नहीं करनी। इतने पैसे वाला अमीर कबीर रिश्ता आया है तुम्हारे लिए और तुम इस तरह की बातें किस वजह के से कर रही हो? जरीना बेगम खोजती नजरों से उसके चेहरे की जानिब देखते हुए उससे इस्तफार कर रही थी। माहा फौरन अपनी माँ से कहने लगी कि बस मैं किसी और को पसंद करती हूँ और जिसे पसंद करती हूँ वो अब तुर्की से वापस आ चुका है। आप जानते हैं मामा, वो ज़यान से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अमीर है, लाखों कमाता है। और ये हीरे की अंगूठी आपको क्या लगता है कि आम से मामूली सी चांदी की अंगूठी है जिनमें जरकून जड़ा हुआ है ना? बिल्कुल नहीं, ये वाइट गोल्ड है मामा, वाइट गोल्ड, और उसमें ये हीरा जड़ा हुआ है और ये उस शख्स ने मुझे दी है। जरीना बेगम तो पहले चमकती आंखों से वो सब कुछ देखने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे उन्हें खानदान की इज्जत और अपने शौहर का नाम का ख्याल आया। फौरन माहा का हाथ पकड़कर उसके हाथ से अंगूठी खींचकर दूर फर्श पर दे मारी और एक जनाटेदार थप्पड़ माहा के मुंह पर दे मारा। कहने लगी कि क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में हो? भले ही तुम्हें बहुत लाड प्यार से हमने पाला है, जवान किया है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब शादी के मौका पर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए और तुम यूं हरकतें करना शुरू कर दो। तुम्हारा रिश्ता ज़यान से तय हो चुका है, शादी के कार्ड बट चुके हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम्हारा बाप आज रात पाकिस्तान लौट रहा है। तुम्हारी शादी अब ज़यान के साथ ही होगी। अपने जहन से पुराने आशिकों का ख्याल निकाल दो। सारी जिंदगी मेरी तुम्हारी करतूतों पर पर्दा डालते हुए गुजर गई है माँ। अगर अब तुम इज्जत के साथ रुखसत हो रही हो तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम एक बार फिर अपने पुराने आशिकों की लिस्ट निकालकर मुझे थमाना शुरू कर दो। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो चुप हो चुकी थी। कहने लगी, मैं जरीन से मोहब्बत करती हूँ मामा, वो मुझे अपने साथ तुर्की लेकर जाएगा। रही बात उस ज़यान की, तो मुझे तो वैसे ही मामा बॉय फ्रेंड टाइप लग रहा लगता है। जो इससे इसकी माँ कहेगी वो वही करेगा। अपनी माँ के बगैर तो ये मेरे कमरे में कदम भी नहीं रखेगा। अगर उसकी माँ ने कहा है कि आज रात तुम उसके कमरे में नहीं सोगे तो वो वही मान लेगा, क्योंकि ज़यून उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी खातिर उसने 3 साल तुर्की में गुजारे हैं, समझिए इस बात को आप। लेकिन जरीना बेगम उसे छिड़क चुकी थी। अभी ये बातें चलती रही थी कि जब काम निपटाकर इरहा ने कमरे में कदम रखा। उसे देखकर दोनों माँ बेटी अब खामोश हो चुकी थी। इरहा को तो इतनी भनक लग ही चुकी थी कि दाल में कुछ काला तो जरूर है,
लेकिन उसने कुछ भी पूछने की जहमत नहीं की, बल्कि चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। और जरीना बेगम भी कमरे से अब चली गई थी। लेकिन उस रात एक बार फिर माहा मोबाइल पर जरीन के साथ बातचीत में मगन थी। वीडियो कॉल पर बालकनी में खड़े होकर उससे मोहब्बत भरी बातें कर रही थी, और पीछे अपने बेड पर बैठी हुई राह वीडियो कॉल में नजर आने वाले चेहरे को साफ देख रही थी। गुज़श्ता दिनों पहले बाथटब में जो चेहरा उसने वीडियो कॉल पर देखा था, कोई और लड़का था जिसके साथ माहा काफी फ्रेंकली बात कर रही थी। लेकिन आज जो चेहरा से स्क्रीन पर नजर आ रहा था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर देखा जयान, मेरी पसंद को कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी परी जैसी लड़की ढूंढ कर मैंने तुम्हारे लिए शादी के लिए लाई है। अगर चिराग से लेकर भी ढूंढो ना, तो इतनी खूबसूरत माहा जैसी हसीन लड़की कहीं नहीं मिलने वाली। जयान अभी भी ऑफिस से लौटा था। आज का दिन वो काफी मसरूफ रहा था। सोफे पर नेम दराज उसने अपना एक पाँव सामने टेबल पर रखा और दूसरा नीचे रखकर हिला रहा था। अपनी माँ की बात सुनकर बेसाख्ता उसके चेहरे पर एक दिलफरेब सी मुस्कुराहट आई थी। माँ का वो स्टाइलिश सा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वाकई में वो लड़की थी तो बेहद खूबसूरत। जयान खानजादा शुरू से ही ख्वाहिश रखता था कि जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो वो यूं ही बेतहाशा हसीन, खूबसूरत फिगर रखने वाली। उसे दुबली पतली लड़कियां कमजोर सी बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती थी, बल्कि उसने तो सोच लिया था कि वो अपनी माँ के कहने पर वो मुस्कुरा देता था। लेकिन ये तो उसने सोच ही रखा था कि बस एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो खूबसूरत फिगर रखती हो, हरी भरी धड़कनों से उसके वजूद को चार चांद लगे। और माँ बिल्कुल ऐसी ही थी, बेहद हंसी। तैयबा बेगम उसके सामने बैठी तारीफों पर तारीफें कर रही थी कि देखना, वो लड़की इस घर में आ गई तो तुम दोनों कितने खूबसूरत लगोगे। अरे मेरा पूरा खानदान तो जलकर भस्म हो जाएगा। जो जो लड़कियां तुमसे शादी की ख्वाहिशमंद थी ना, सभी बस जलती फिरेंगी। और वो बस अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुरा कर रह गया था। बहुत कम गो था, कम ही बोलता था। कुछ देर अपनी माँ के साथ गुजारने के बाद वो सीधा कमरे में गया, नाइट सूट निकाला, फिर वॉशरूम में घुस गया। खुद को हर पर्दे से आजाद करता वो शॉवर के नीचे खड़ा हो चुका था। कई रोज से वो बेचैनी उसके वजूद में शामिल थी। उसे सर झुकाकर नीचे देखा और उसके वजूद की सख्ती पूरी आबोताब के साथ चमक रही थी। वो 28 साल एक भरपूर नौजवान लड़का था, एक बॉडी बिल्डर। शायद ही वो किसी मर्द को इस कदर रोमांस की चाहत हो जितनी जान खानजादा को थी। लेकिन उसने अभी तक खुद को बड़ा संभाल कर रखा था। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की पर लुटाना चाहता था, जो उसकी बीवी बनकर उसकी जिंदगी में आने वाली थी। कितने रोज वो काम में मसरूफ था और खुद को वक्त नहीं दे पाया था। लेकिन अब जिस तरह से उसकी हालत हो रही थी, वो बेचैनी में मुब्तला होने लगा था। बेसाख्ता उसका हाथ अपने वजूद पर टच करने लगा। माह का हसीन चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराने लगा था। आगे का रोमांटिक सीन व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे होते हुए तुम किसी और के लिए दुल्हन की तरह तैयार हो? बोलो, मैं ना खुद जिंदा बचूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा। कहीं तुम मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रही? उस वक्त ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए आई थी। आज मेहंदी का फंक्शन था। वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। मेहंदी की दुल्हन बने। शादी की तैयारियां तो कब की मुकम्मल हो चुकी थी और आज सुबह आखिरी बार जरीना बेगम ने उसे ये कह कर दिया था कि कल तो हमेशा के लिए जान की हो जाओगी। बेहतर है कि अपना पुराना मोबाइल और पुरानी सिम जला कर राख कर दो। ये ना हो कि शादी के बाद तुम्हारे राज तुम्हारे शौहर के सामने खुलते फिरे और फिर तुम्हारी जिंदगी तो खराब हो ही, साथ हमारी तरबियत पर भी उंगली उठती रहे। शाह साहब भी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान लौट चुके थे। अपने माँ बाप के सामने तो वो बिल्कुल खामोश थी और बार बार दिल बखावत करने पर भी उतर रहा था। तभी जरियून उसे कॉल्स पर कॉल्स करता जा रहा था। जैसे उसे पता चला कि उस ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए आई है, तो वो वहीं पर चला आया और वो दुल्हन बनी कब से तैयार बैठी थी। और इस वक्त वेटिंग रूम में उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। जरियून उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ कर कहने लगा, बहुत शौक है ना दुल्हन बनकर किसी और के लिए तैयार होने का, उसकी सेज सजाने का? वो जान आएगा और तुम्हारे पहलू में बैठेगा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। महा फौरन से कहने लगी, फिर बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? माँ बाप मेरी बात नहीं मान रहे, जबरदस्ती जान के साथ मेरी शादी कर रहे हैं। मैं कर ही क्या सकती हूँ? लेकिन जरीन फौरन कहने लगा, हम दोनों बाग चलते हैं। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वैसे भी हम दोनों फिर
तुर्की चले जाएंगे, कोई भी फिर हम दोनों तक पहुंच भी नहीं पाएगा। ये सुनकर महा के कदम एक पल के लिए ठटके, लेकिन जिस कदर वो हसीन लग रही थी, जरियून के जज्बात अब कंट्रोल करना नामुमकिन हो चुके थे। अगले ही लम्हे उसने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामा और फिर उसके लबों पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। महा इस अवतार के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो जरियून को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जरियून अब कहाँ मानने वाला था। उसे वहीं ड्रेसिंग टेबल पर ही दबा गया था और मुकम्मल तौर पर उस पर हावी होने लगा था। महा हड़बड़ाते हुए उसे खुद से दूर करने लगी, गहरे गहरे सांस लेकर कहने लगी कि क्या कर रहे हो तुम, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मैं कोई रास्ता निकालती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और अगर यही हाल है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए भी किसी बड़े कदम से उठाने से नहीं पीछे नहीं हटूंगी। उसके ये अल्फाज सुनकर जरियून के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट छा गई। वो मुस्कुराकर उसे देखकर कहने लगा, तुम सच कह रही हो ना मेरी जान? तो बस फिर ठीक है। दोनों वहां पर खड़े पूरी प्लानिंग कर रहे थे जब बाहर से उसे इराह की आवाज आई, जो घर से उसे लेने के लिए आ चुकी थी। जरियून फौरन पर्दे के पीछे छुपा और वो वहां से बाहर निकल आई थी। एकदम से महा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर इराह को कुछ शक सा गुजरा था, लेकिन वो उस टाइम कुछ भी बोल नहीं पाई थी।